Welcome to the channel of BioKids, and today we are going to discuss our next topic, that is from Kingdom Animalia, obviously chapter 10. And the topic are including two phyla, phylum Annelida and phylum Arthropoda. I hope all of you will be fine and doing well in your lives. And let's start our lecture. अच्छा जी, तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम दो पार्ट यानी दो फाइलम्स को इंक्लूड करने वाले हैं, एक एनिलिडा और दूसरा है आर्थ्रोपोडा। तो ये इनकी फ़्लो शीट टाइप की एक पॉइंट्स और फ़्लो शीट मिक्स मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हैं ताकि आपको आसानी हो प्रिपेयर करने में। और ये आर्थ्रोपोडा का होगा जो हम करेंगे, ठीक है। लेकिन बुक से मैं आपको दिखा दूँ कि ये हमारे पास ना एनिलिडा होते हैं। पहले मैं आपको दिखा दूं ताकि आपको आसानी हो। एनिलिडा में बेटा हम तीन चीज़ों को डिस्कस करने वाले, नेरीज़ को जो कि मेरीन इन्वायरमेंट में सी या ओशन में पाए जाते हैं, इसके अलावा अर्थवॉर्म को जो कि काफ़ी कॉमन है, और लीच को, यानी कि ये तीन स्पीशीज़ जो हैं हम डिस्कस करेंगे। ये इनकी बॉडीज़ हैं जो आपको सामने नज़र आ रही हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे समझाने वाली हूँ जिस वजह से इनको सेगमेंटेड वॉर्म्स कहा जाता है। ये आप देख सकते हैं कि पूरी बॉडी जो है ना नेरीज़ की यहाँ पे आपको ना इस तरह की नज़र आ रही है। अर्थवॉर्म की भी ऐसी है, लेकिन ज़रा थोड़ी सी देखने में ना अपीयरेंस ज़रा स्मूथ आ रही है इसके कंपैरिजन में। जो माउथ पोर्शन है उसको नाम दिया जाता है कि ये प्रोस्टोमियम है, क्योंकि माउथ और सारे सेंसरी स्ट्रक्चर्स यानी छोटे छोटे सेंसरी हेयर्स वगैरह यहाँ पर मौजूद होती हैं। इसके अलावा ये जो है ना एनस वाला पोर्शन हो गया, और ये है क्लाइटेलम। क्लाइटेलम मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। बेसिकली ना ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जब इन्होंने रिप्रोडक्शन करनी होती है, तो क्लाइटेलम होता क्या है कि ये इसी जो प्रोस्टोमियम के पीछे वाला पार्ट होता है प्रीस्टोमियम। सो ये जो प्रीस्टोमियम होता है ना, इस प्रीस्टोमियम में कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि म्यूकस सेक्रीट करते हैं, और म्यूकस सेक्रीट करके इस तरह का एक बैग बना देते हैं जिसके अंदर ना अगर ये मेल है तो अपने स्पर्म रिलीज़ करेगा, और दूसरी फीमेल भी इसके साथ होगी तो वो फीमेल अपने एग रिलीज़ करेगी, और फिर इस क्लाइटेलम के अंदर ही बाकी डेवलपमेंट होगी, और यहाँ से जो है ना डायरेक्ट डेवलपमेंट हो जाएगी, यानी ऑर्गेनिजम्स की बर्थ होगी एग्स में से। और इनमें ट्रोकोफोर लार्वा जो है ना नहीं पाया जाता, यानी अर्थ फॉर्म में नहीं होगा, ये डायरेक्टली अपने डेवलपमेंट शो करता है। हाँ, नेरीज़ और लीचीज़ में अर्थ जो है पाया जाता है लार्वल स्टेज, लेकिन जो है ना अर्थ फॉर्म में नहीं पाई जाती, क्योंकि ये लैंड पर होता है तो इसलिए यहाँ पर लार्वल स्टेज एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इसलिए जो है ना ये एक चीज़ है। और सिटाई क्या होती है? सिटाई बेसिकली यहीं पर इनकी बॉडी के साथ ना छोटे छोटे इस तरह के ना हेयर लेग स्ट्रक्चर होते हैं, जो मतलब सिलिया से थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं लेकिन बने काइटिन के होते हैं, कंपोजिशन इनकी काइटिन होती है। सो सिटाई इनको ना मूवमेंट के अंदर हेल्प करते हैं। ये नेरीज़ में तो बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए तो इनको पोलीकीटा कहते हैं। पोली मीन्स मैनी एंड कीटा मीन यही सीटा लाइक स्ट्रक्चर की हम बात करें इस तरह से, यानी छोटी 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 टांगें होती हैं इनकी ना, तो उनको हम जो है ना ये सीटा का नाम देते हैं। जैसे आपने जो है ना नॉर्मली अपनी जो है उसमें देखे होंगे अर्थवॉर्म वगैरह। अर्थवॉर्म जो है जैसे इसकी सेम ऐसी ही बॉडी होती है, और घरों में भी बहुत कॉमन पाया जाता है अक्सर, जैसे गर्मियों का मौसम होता है तो या बारिशों के मौसम में पाया जाता है कि इसकी बहुत ज़्यादा जो है ना स्मॉल स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे लगते हैं छोटी छोटी टांगें, और बहुत ज़्यादा होती हैं। वो बेसिकली यही सिटाए हैं जिसको लोकोमोशन में हेल्प आउट करते हैं। और ये स्ट्रक्चर है एक लीच का, और लीच जो है ना जिसको जोंक का नाम दिया जाता है, ये खून पीती है, ये एक प्रीडेटर है जो स्पीशीज़ स्पेसिफिक होती है। यानी अगर वो मैमल्स में कैटल के लिए है तो वो सिर्फ कैटल गाय भेड़ बकरियों के लिए होगी और किसी और को कुछ नहीं कहेगी। अगर वो जो है हम कहते हैं कि जो है ना बाकी ऑर्गेनिजम्स के लिए लाइक एम्फीबियंस के लिए है तो सिर्फ एम्फीबियंस के लिए होगी, फ़िश के लिए तो सिर्फ फ़िश के लिए होगी। यानी इस तरह से ये ना ये क्लास स्पेसिफिक होती है, तो इनको इसी वजह से हम सेगमेंटेड वॉर्म्स का नाम देते हैं। फिर उसके बाद ये आर्थ्रोपोड्स हैं, तो आर्थ्रोपोड्स कॉमन हैं, आपको स्पाइडर और बटरफ्लाई और इसके अलावा साइक्लोप और प्रॉन्स वगैरह देखने को यहाँ पे मिलते हैं। और ये यहाँ पे इनका थोड़ा सा ओरिजिन के हवाले से है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। बेटा दैट वाज अबाउट द ओवरव्यू। अब अपना लेक्चर बाकायदा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास आती है ना, जो हम इनको कहते हैं कि ये एनिलिडा जो हैं, एनिलिडा जो है ना ये हमारे पास आते हैं सेगमेंटेड वॉर्म्स। वो मैंने अभी आपको बता दिया कि पूरी बॉडी छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है, और ये फ्री लिविंग भी हैं, जैसे कि हम बात कर रहे हैं अर्थ वॉर्म की, और इनको सेगमेंटेड वॉर्म्स इसी वजह से कहते हैं। और कुछ
पैरासाइट के तौर पे काम करते हैं जो लीच है। जैसे आपकी बुक के अंदर इनको एक्टोपैरासाइट का नाम दिया गया है कि ये बॉडी के बाहर रहते हैं और ब्लड को सक करते हैं, बिल्कुल यही बात है। लेकिन हायर लेवल पर अगर हम देखें ना तो ये एक प्रीडेटर के तौर पे काम करती है, क्योंकि ये स्पीशी या क्लास स्पेसिफिक होती है और ये जो है ना सिर्फ उसी क्लास का ब्लड सक करती है, किसी और एनिमल या किसी और ऑर्गेनिज्म को ये कुछ भी नहीं कहते। लेकिन खैर ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। आपने एमसीक्यूज़ में इसको एक्टोपैरासाइट ही मार्क करना है क्योंकि आपकी बुक के अंदर ये वर्ड है। इसके अलावा सॉइल में भी रहते हैं, जैसे अर्थवॉर्म हो गया, फ्रेश वाटर में भी इनकी स्पीशीज़ रहती हैं और मैरीन में भी रहते हैं जैसे कि नेरीज़ हो गया। बॉडी इनकी मेटामेरिकली सेगमेंटेड है। अब मेटामेरिकली सेगमेंटेड का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर ये हम कहते हैं कि अर्थवॉर्म की बॉडी है, ठीक है, ये इस तरह सेगमेंटेड बॉडी है, तो आपने देखा है कि पहले का जो स्ट्रक्चर जो कि माउथ की तरह का है, जहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इस तरह से, ठीक है तो वो जिसको हमने प्रोस्टोमियम कहा था। फिर ये वाला जो पार्ट है इसको हमने पेरिस्टोमियम का नाम दिया था जो क्लाइटेलम को रिलीज़ कर रहा था। ये सारे पार्ट आ जाते हैं जो एब्डोमिनल हैं। इससे बिल्कुल जो एंडिंग वाले होंगे ना, जो बिल्कुल एंड है जहाँ पे बॉडी जो है उसकी ख़त्म हो रही है, तो वो उसके रिप्रोडक्टिव हो जाएंगे और ये एनल पार्ट हो जाएगा, यानी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर यहाँ पे होंगे। तो जब भी ना किसी भी सेगमेंटेड बॉडी में इस तरह से कंपार्टमेंट्स होती हैं ना कि हर एक कंपार्टमेंट के ख़ास काम होता है कि फ्रंट माउथ के तौर पे भी काम करेगा, सेंसरी स्ट्रक्चर भी वहीं पर होंगे। सेंटर वाला जो होगा ना ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा फर्टिलाइजेशन के अंदर। एंड वाला जो होगा मतलब वो एब्डोमिनल रीजन, और बिल्कुल लास्ट पे जो है ना वो एक्सक्रीशन के तौर पे काम करेगा। तो जब भी सेगमेंटेड बॉडी में इस तरह के कंपार्टमेंट्स होते हैं और वो रीजन वाइज स्पेशलाइज होती है, कौन सा रीजन का क्या काम है, उसको बोलते हैं मेटामेरिकली सेगमेंटेड, यानी फंक्शनल से जो है ना एक स्पेशलाइजेशन आ जाना, उसको मेटामेरिज्म का नाम देते हैं। और इसके अलावा सीलोमेट ऑर्गेनिज्म है, तो इनमें फ्लूइड जो कि सीलोमिक फ्लूइड है हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की फॉर्म में होगा क्योंकि पूरे प्रेशर से आएगा और वहाँ पे इसी तरह हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के तौर पे रहेगा। और सीलोम इनकी जो ना छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड होती है। सीलोमिक फ्लूइड उसमें जो है वो रन करता है और मसल लोकोमोशन के लिए मौजूद होंगे, जैसे लॉन्गिट्यूडनल मसल है, सर्कुलर मसल है। तो आपने याद रखना है कि लॉन्गिट्यूडनल वो होते हैं जो अलॉन्ग द लेंथ होते हैं और सर्कुलर तो ओबियसली इस तरह से सेगमेंट बाय सेगमेंट जो हैं वो मौजूद होंगे। तो बाहर क्या होता है, यहाँ इनके जो है ना सर्कुलर मसल होंगे और अंदर की तरफ इनके लॉन्गिट्यूडनल मसल होंगे। बाहर सर्कुलर होते हैं तब भी तो बॉडी इनकी जो है ना इस तरह से मेटामेरिकली सेगमेंटेड नज़र आती है। ऐसे करके इनकी वॉर्म्स की बॉडी होती है। और इसके साथ ही बेटा हम बात करते हैं कि लोकोमोशन के लिए काइटिनस स्ट्रक्चर होगा, काइटिन का बना स्ट्रक्चर होगा जिसको जो है काइटी या जिसको सिटाए का नाम दिया जाता है। इसके लिए ना मुख्तलिफ बुक्स में ये वाला वर्ड भी यूज़ होता है। ये एमसीक्यू में आता है, मैंने इसलिए मेंशन किया कि ये वाला वर्ड भी आपने देख लेना है कि ये भी मतलब बाकायदा या तो काइटी लिखा होता है या फिर सिटाई वर्ड लिखा होता है। बात एक ही है कि काइटिन का बना हुआ ना इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है जो फुट का काम करता है, पैरों की तरह का काम करता है। और इनकी कलेक्शन जो होती है, सिटाई की कलेक्शन को हम नाम देते हैं पैरापोडिया। पैरा मतलब बिसाइड और पोडिया का मतलब है फुट, यानी स्मॉल फुट लाइक स्ट्रक्चर। यानी ये एक को तो आपने सिटाई का पेयर का नाम दिया ना, दूसरा भी सिटाई पेयर, तीसरा भी सिटाई, पूरी बॉडी के अंदर जो मौजूद है ना उसको आप नाम देते हैं कि वो पैरापोडिया हैं, जैसे नेरीज़ के अंदर मौजूद होते हैं, जैसे अर्थवॉर्म में मौजूद होते हैं। इसके अलावा इनमें रिप्रोडक्शन सेक्शुअल होती है। इनमें हर्मेफ्रोडाइट यानी मोनोशियस स्पीशीज़ भी हैं और डायोशियस भी हैं, यानी जिनमें मेल अलग फीमेल अलग होती है। अर्थवॉर्म जो है वो डेवलपमेंट इंक्लूड करता है जो है ना ट्रोकोपोर लार्वा स्टेज होती है, ठीक है, और लीच और इसके अलावा जो नेरीज होते हैं उनमें भी ये स्टेजेस पाए जाते हैं। लेकिन अर्थवॉर्म में स्पेशली यहाँ पे बताया गया है कि लार्वल स्टेज होती है। सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी पहले। तो अर्थवॉर्म को याद रखना है कि इनमें लार्वल स्टेज मौजूद होती है। अब एग्जाम्पल और इसके अलावा रीजनरेशन इनमें कॉमन है। जितने भी बेसिकली इनवर्टिब्रेट्स या वॉर्म्स की स्पीशीज़ होती हैं उनमें एबिलिटी होती है कि वो रीजनरेट कर सकते हैं। आपने देखा होगा कितनी दफ़ा ये वॉर्म की स्पीशीज़ कट जाती हैं या हम इनको अगर नुकसान दे, क्योंकि जो होते जहरीले होते हैं, तो इनको अगर हम मार रहे होते हैं तो ये कुछ ऐसा इनका कट के अलग हो जाता है और अगर ये वहाँ से भाग जाते हैं तो रिमेनिंग इनका पार्ट कुछ अरसे बाद जो है ना वो दोबारा से रीजनरेट हुआ पड़ा होता है। एग्जाम्पल में हमारे पास नेरीज़ है और इसके अलावा अर्थवॉर्म है और इसके अलावा लीच है। तो मैं आपको ये बता दूँ, आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि ये जो फाइलम है ना इसको 3 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। और वो 3 क्लासेस कौन सी हैं? एक को नाम दिया जाता है, 1 मिनट मैं आपको बता देती हूँ कि एक को नाम दिया जाएगा पोलीकीटा, POLY पोली, CHAETA, पोलीकीटा। एक को नाम दिया जाएगा ओलिगो कीटा, CHAETA, ओलिगो कीटा। और एक को नाम दिया जाएगा हेरी
हीरोडिनिया, ठीक है, हीरोडिनिया। अब जो पोली कीटा है, पोली का मतलब मैनी और कीटाए का मतलब है वही सीटा जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो पोली कीटा या जो होता है ना, इसमें नेरीज आता है, ये इसका रिप्रेजेंटेटिव है। ये सारी मैरीन स्पीशीज़ हैं। ओलिगो कीटा टेरेस्ट्रियल स्पीशीज़ हैं। ओलिगो का मतलब होता है अ फ्यू, इनमें सीटा बहुत कम हो जाते हैं, जैसे अर्थवर्म हो गया। और हीरोडिनिया में आती हैं सारी लीचीज़। तो ये 3 क्लासेस हैं और हर एक क्लास का ये एक जो है ना रिप्रेजेंटेटिव इन्होंने आपके साथ शेयर किया है। क्लास का नाम इसलिए मैंने आपको बताया है क्योंकि है ना, आ जाते हैं एमसीक्यूज़ में, वो आपसे पूछ लेते हैं कि एनिलिड में ऐसी कौन सी क्लास है जो प्योरली मैरीन ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो फिर आपको याद हो कि पोलीकीटा आपने पढ़ा था और नेरीज़ जो है वो इसकी एग्जाम्पल में आता है। फिर उसके बाद हम एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव देख लेते हैं। अच्छा, जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी कहा था कि बेटा अगर आप चाहें तो आप एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव ऐसे लिख सकते हैं, ये बहुत अच्छा मतलब बन जाता है एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन के हवाले से ना। हेडिंग तो आपको याद करने में आसानी होती है, अदरवाइज़ बुक में तो उसने मर्ज करके लिखा हुआ है, लेकिन आपको पता हो कि ये चीज़ें एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन में आती हैं। डाइजेशन इनकी एलिमेंट्री कैनाल जो है ना वो थ्रू आउट द बॉडी होती है, मतलब कंप्लीट है तो माउथ और इनस मौजूद है। और माउथ में प्रोस्टोमियम, जैसे आपको बताया कि सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं वहाँ पे। और रेस्पिरेशन जो है वो ऑर्गन एब्सेंट है, जनरल सर्फेस ऑफ द बॉडी से होता है क्योंकि वो रिचली सप्लाइड होती है म्यूकस वगैरह से। और ट्रांसपोर्ट जो है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये फर्स्ट ग्रुप है इन्वर्टिब्रेट का जिनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी बाकायदा छोटे छोटे इस तरह से ना वेसल्स होते हैं जिनमें इनका सिलोमिक फ्लूइड जो है वो ट्रैवल करता है, यानी पूरी बॉडी में इस तरह से बात नहीं करता, बाकायदा वेसल्स में जो है वो ट्रैवल करता है। इसके अलावा एक्सक्रीशन इनकी नेफ्रिडिया के थ्रू होती है, सिलेटेड नेफ्रिडिया होता है इनका। और हर एक सेगमेंट का अपना नेफ्रिडिया होता है, यानी हर एक सेगमेंट का ना अपना एक पोर्शन है कि उसने अपने सेगमेंट का जो फ्लूइड वगैरह है उसको क्लियर करना है, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट को अब्जॉर्ब करना है और फिर एक्सक्रीशन के लिए वेस्ट आगे दे देना है, और वो एंड पर एक्सक्रीट हो जाएगा इनस से। और नर्वस सिस्टम जो इनका सेंट्रलाइज होता है, थ्रू आउट द बॉडी मौजूद है। और इसके अलावा जो है ना, ये जहाँ पे मैंने आपको लिए अगेन लिखा भी है कि क्लासेस जो हैं वो 3 हैं, पोलीकीटा जैसे नेरीज़ है, ओलिगोकीटा जैसे अर्थवर्म है, और हीरोडिनिया जैसे कि लीच मौजूद है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस यही है कि पोलीकीट्स एडिबल टू फिश होते हैं, यानी फ़िश इनको खाती है। और फ़िश हुक के ऊपर भी लगाए जाते हैं, या नेरीज़ वगैरह ना, फ़िश का बड़ा फेवरेट फूड होता है, तो फ़िशिंग के लिए भी यूज़ होता है। अर्थवर्म जो है ये नेचुरल ब्लफ का काम करता है। आपको पता है कि ये मिट्टी खाता है क्योंकि, और मिट्टी में ही ये छोटी छोटी सुरंगें बनाता है, तो ज़मीन को ना नॉर्मल कर देता है, बराबर कर देता है, तो इससे ना ग्रोथ अच्छी होती है प्लांट्स वगैरह की। लीच जो है मेडिसिनल वैल्यू है इसकी क्योंकि ये एक्टोपैरासाइट है, तो ये ह्यूमन और कैटल में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि ज़्यादातर ऐसे होता है कि जिन लोगों को जो है ना एडीमा हो जाता है, एडीमा, OEDEMA, एडिमा हो जाता है, जिसको बोलते हैं हम पल्मोनरी एडिमा भी होता है, ठीक है, पल्मोनरी एडिमा। अब पल्मोनरी एडिमा क्या है कि जो पल्मोनरी आर्टरीज़ होती हैं ना, उनमें मतलब ऐसे कभी कभी हो जाता है कि जो मतलब जो फ्लूइड होता है ना वो लीक होना शुरू हो जाता है, यानी वो जिन जिन टिश्यूज़ से गुजरती हैं ना, कभी कभी ऐसा हो जाता है कुछ लोगों में, ये एक मतलब जेनेटिक कॉज है कि उनमें ना पस भरना शुरू हो जाती है, ऑर्गन उनके फूल जाते हैं, उनमें वही पानी मतलब खड़ा हो जाता है, जिसको कहते हैं कि पट्ठे में या टांग में या बाजू में जो है ना पानी भर गया। तो बेसिकली होता क्या है कि ये जो एडिमा है ना, ये वहाँ पर वही फ्लूइड भर जाता है, तो ये लोग चल नहीं सकते, ज़्यादातर इनकी मतलब ना बड़ा तकलीफ़ होती है टांगों में, ज़्यादातर टांगों में ही होता है। और ये जो है ना फिर लीच वहाँ पे अटैच करवा दी जाती है, यानी लीच वहाँ ना बिल्कुल बॉडी के बाहर वो छोड़ देते हैं, वो बॉडी के ऊपर चिपक जाती है और वहाँ से स्क्रैप करके, और वो सारा जो फ्लूइड होता है ना, जो गंदा फ्लूइड होता है जो वहाँ पे इकट्ठा हुआ पड़ा होता है वेस्ट मटेरियल वाला, वो सक कर लेती है। तो इसलिए वहाँ से फिर ना उसको हटा के और फिर उस बात चीज़ को मेडिसिनली वो साफ़ सुथरा करके डिफरेंट ऑइंटमेंट्स वगैरह लगा के क्लियर कर देते हैं। तो इसलिए जो है ना ये मेडिसिनल इंपॉर्टेंस रखती है लीच जो होती है। और ये इसकी फ्लो शीट है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं आपको बता दूं कि ये सेकंड में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस लिखा हुआ है और ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा हुआ क्वेश्चन। और फिर उसके बाद आ जाते हैं जी हम आर्थ्रोपोड पे। आर्थ्रोपोड जो है ना वो हमारे इंसेक्ट की स्पीशीज़ हैं, तो जॉइंट फुटेड एनिमल्स हैं, बॉडी सारी सेगमेंटेड है, वॉर्म लाइक भी हैं जैसे कि इंसेक्ट हो गया। और इसके अलावा फ्री लिविंग स्पीशीज़ भी हैं, कुछ पैरासाइट भी होते हैं, जैसे आपको पता है पैरासाइट में बहुत सारे आते हैं, जैसे एनोफ्लेज हो गई जिसको हम मॉस्किटोज़ वगैरह सारे पैरासाइट ही हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये हर हैबिटाट में आपको पाए जाएंगे। सेगमेंटेड बॉडी होती है, मॉडिफाइड है, स्पेशलाइज्ड होती है और फ्यूज्ड होती है, यानी मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी है। अच्छा, एनिलिड्स और आर्थ्रोपोड्स में ना कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं। पहली बात ये है कि ये दोनों जो होते हैं ना एनिलिड्स और जो
आर्थ्रोपोड्स हैं। नंबर 1 उनके अंदर सीलोम मौजूद है दोनों में। नंबर 2 इनकी बॉडी जो होती है ना वो सेगमेंटेड होती है। नंबर 3 इनकी बॉडी के अंदर जो है ना यही रीजन वाइज स्पेशलाइज्ड होते हैं, तो उनकी बॉडी को मेटामेरिकली सेगमेंटेड कहा जाता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट इनमें फीचर्स हैं। नंबर 1 के सीलोम का एक होना, नंबर 2 बॉडी सेगमेंटेड होना, नंबर 3 बॉडी जो है ना मेटामेरिकली, फिर मेटामराइजेशन इसमें आ जाती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं एमसीक्यू के हवाले से, सिमिलैरिटी के पॉइंट्स हैं। अच्छा, फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि बॉडी जो है ना उसके 3 पार्ट हैं, हेड होता है और थॉरेक्स होता है और एब्डोमेन होता है। ठीक है, और आपको पता है कि जो एब्डोमेन थॉरेक्स वाला रीजन है इनका, मतलब जो चेस्ट वाला पार्ट होता है ना हमारे अंदर, वो इनका थॉरेक्स वाला रीजन होता है और वहाँ पर इनके पर वगैरह लगे होते हैं ताकि ये उड़ सकें, यानी विंग्स वगैरह होते हैं। और पूरी बॉडी काइटिन से कवर होती है क्योंकि वो एक्सोस्केलेटन की फॉर्म में है, तो इसलिए ये चमकदार और शाइनी और बड़े अट्रैक्टिव लगते हैं। और फ्लेक्सिबल भी होती है और जॉइंट्स वाली जगह पर, तो इसलिए ये आर्टिकुलेशन अलाउ करती है। आर्टिकुलेशन मतलब चलना फिरना या मतलब फ्लाई वगैरह करना अलाउ करती है। और सीलोम इज़ नॉट प्रेजेंट एज अ मेन बॉडी कैविटी। सीलोम ये पूरी बॉडी में कैविटी के तौर पे नहीं होगी, बल्कि सीलोम रिड्यूस हो जाती है ख़ास बॉडी पार्ट्स की तरफ, जैसे कि सिर्फ जो है ना ये सीलोम वेस्कुलर स्ट्रक्चर्स के आसपास होगी या गोनेड्स के आसपास होगी या एब्डोमेन के आसपास होगी, तो उसको बोलते हैं हम रिड्यूस सीलोम, तो जिसको हम हीमोसील कहते हैं। ठीक है, हीमो मतलब हाफ होता है ना, तो सीलोम यानी पूरी बॉडी में नहीं है बल्कि कुछ स्पेसिफिक रीजन में। जैसे नंबर 1 हम कहते हैं कि ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के अराउंड होती है और नंबर 2 हम कहते हैं कि एब्डोमेन के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना उनके अराउंड होती है। ठीक है, और इसके अलावा जो है ना इनमें अपेंडेजेस के काफ़ी सारे पेयर होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल बिल्कुल कंप्लीट है माउथ से एनस तक। और इसके अलावा स्केलेटन जो है उसमें एक्सोस्केलेटन होता है, वो काइटिन से बना होता है और मसल अटैचमेंट भी वहाँ पर प्रोवाइड होती है, जिसको हम ऊपर कह रहे थे कि फ्लेक्सिबल होता है, आर्टिकुलेशन अलाउ करता है यानी लोकोमोशन वगैरह। और सेक्सेस इनके सेपरेट होती हैं। आपको पता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप देख लेते हैं कि मॉस्किटो है तो मेल भी होता है फीमेल भी होता है, फ्लाई है तो मेल भी होती है फीमेल भी होता है इसमें। तो इसमें जो है ना इसके अलावा अगर हम सेक्सेस की बात करते हैं तो वो सेपरेट हैं, यानी डायोशियस हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वेल डेवलप्ड हैं, डक्ट इनकी पेयर्ड होती हैं, यानी हर चीज़ इनकी वेल डेवलप्ड होती है। टेस्टिस स्पर्म बनाती है और ओवरीज एग बनाती है। फर्टिलाइजेशन इंटरनली होगी और पहले लार्वा स्टेज होगी, फिर उसके बाद मेटामॉर्फोसिस होकर और ये एडल्ट बॉडी के अंदर जो है ना वो कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे आप देखते हैं कि ग्रास हॉपर जो है ठीक है, ग्रास हॉपर लार्वल फॉर्म होती है, और सॉरी ग्रास हॉपर की जो लार्वल फॉर्म होती है वो वॉर्म की तरह का होता है और वो छोटे छोटे कीड़े वगैरह खाता है। लेकिन मेटामॉर्फोसिस के बाद वो बाकायदा ग्रास हॉपर बन जाता है, पतंगा बन जाता है, जो क्या करता है कि लीव्स वगैरह को फीड करता है या ग्रास को फीड करता है। और इसके जी बड़े इंपॉर्टेंट हैं ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्थ्रोपोड, ये 5 मार्क्स के आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे बेटा, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आ जाते हैं। और मज़े की बात ये है कि बच्चे समझते हैं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो नहीं आएगा, और अक्सर ये होता है कि बच्चे इसको शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करके जाते हैं क्योंकि जनरल कैरेक्टर इसके शॉर्ट में भी आते हैं, लेकिन वो जो है ना लॉन्ग में भी आया पड़ा होता है सेम क्वेश्चन। तो इसलिए आपने ख्याल रखना है कि शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में करना है। शॉर्ट में आएगा तो ऑब्वियसली बात आप इसको रिड्यूस कर देंगे डाटा को, और लॉन्ग में आएगा तो आप ये सारा ऐसा ही लिखेंगे जैसे हेडिंग वाइज आपको बताया गया। अब एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन की तरफ हम आते हैं, तो डाइजेशन इनकी कंप्लीट होती है, माउथ पार्ट मॉडिफाइड होते हैं, अपेंडेजेस इनकी मॉडिफाइड हैं, और इसके अलावा ये वैरायटी ऑफ फूड पर फीड करते हैं। रेस्पिरेशन इनकी ट्रैकिया के थ्रू होती है, स्पायरिकल्स मौजूद हैं अंदर जो है वो ओपन होते हैं डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की फॉर्म में, क्योंकि एक्वेटिक स्पीशीज़ में गिल्स होते हैं, जैसे क्रस्टेशियन वगैरह हो गए, क्रैब्स, लॉबस्टर, प्रॉन्स वगैरह हो गया। टेरेस्ट्रियल जैसे कि स्पाइडर्स वगैरह हो गए, तो इनमें जो है ना ट्रैकिया होता है, जैसे स्पाइडर्स हो गई, जैसे कि हनी वो होती हैं हनी बीज़ हो गई, इसके अलावा बटरफ्लाइज हो गए, में ट्रैकिया होता है। और जो ग्राउंड स्पाइडर्स हैं जो उड़ नहीं सकती हैं, ज़मीन पर ही रहती हैं, बड़ी सी होती हैं, जहरीली होती हैं, तो वो उनमें बुक लंग्स होती हैं। नंबर 3 ट्रांसपोर्ट के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद है, डॉर्सल कॉन्ट्रेक्टाइल हर्ट है। अगेन मैं आपको बता दूं कि डॉर्सल ब्लड वेसल ही क्योंकि फ्लूइड को लेकर चलती है, कॉन्ट्रेक्टाइल होती है, तो उसी को हर्ट कहते हैं, ऐसा जिनमें दिल होता नहीं है। ठीक है, और एक्सक्रीशन मेल्फिजन ट्यूब्यूल्स हैं, इनमें वेस्ट मटेरियल इनका यूरिक एसिड है। और नर्वस सिस्टम हाईली डेवलप्ड है, ब्रेन और वेंट्रल डबल नर्व कॉर्ड मौजूद होती है। गेंगलियन हर एक सेगमेंट के लिए होता है ताकि वो उसकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर सके। और इसके अलावा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में हम कहते हैं कि लॉबस्टर, प्रॉन्स और जो होते हैं ना ये क्रे फिश, ये फूड के तौर पे यूज़ होते हैं। ये कराची वगैरह में भी यूज़ हो रहे होते हैं क्योंकि ये रिच सोर्स होते हैं प्रोटीन का।
इसके अलावा क्रस्टेशियंस जो हैं ये ह्यूमन पैरासाइट के तौर पे काम करते हैं। जैसे साइक्लोप जो है ये कैरी आउट करता है लार्वा ऑफ गिनी वॉर्म्स। ये गिनी वॉर्म्स जो है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरासाइट होते हैं, ये उनके लार्वा पे फीड करता है। हनी भी आपको पता है हमारे लिए हमें हनी प्रोवाइड करती है, और जो वैक्स है इनका वो हमें बीज वैक्स ये हमें सिल्क वॉर्म से भी मिलता है, ठीक है। और इसके अलावा इंसेक्ट की अगर हम बात करें, ये पोलिनेशन में बड़े इंपॉर्टेंट है। लैब एनिमल्स जो यूज़ होते हैं उनमें फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला मिलेनोगेस्टर है जो आगे हम इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके अलावा कॉकरोच है, ग्रास हॉपर है, बी है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपने याद रखना है कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में अगर ना बेटा बेनिफिट्स हैं तो लॉस भी ज़रूर होते हैं। और हार्मफुल इसमें क्या है कि ज़्यादातर जो इंसेक्ट्स होते हैं ना ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं क्रॉप्स को, जैसे कि लोकस हो गया, जैसे ग्रास हॉपर हो गया। इसके अलावा डिज़ीज़ स्प्रेड करने में तो इंसेक्ट पीक पर होती हैं, मतलब मॉस्किटो हो गया, फ्लाइज हो गई, और भी बहुत मतलब डिज़ीज़ सारे फैलते ही इंसेक्ट्स की वजह से हैं। इसके अलावा बीज वेस्प हो गई, तो ये मॉस्किटो लाइस ये सारे जो है ना ये ख़राब करने वाले हैं, यानी कोई ना कोई नुकसान पहुंचाते हैं। ये ब्लड सकिंग में भी आते हैं, जैसे मॉस्किटो हो गया, लाइस हो गया, वेस्प, स्टिंग और बीज ये दोनों जो हैं ये डंग मारती हैं, इंसानों को नुकसान पहुंचाती हैं। वेस्प बोलते हैं भीड़ को, ये जो है ना डिगर वेस्प इसको बोलते हैं, जो ऐसे मट्टी का एक छोटा सा बॉल की तरह का एक घर अपना बनाती है। अक्सर आपको ऐसी जगहों पर नज़र आता है जहाँ पे ज़्यादा आना जाना नहीं होता, या किसी कोने खुदरे में, इसी को बोलते हैं हम। तो ये बेटा हमारे पास आज का लेक्चर था और ये डिटेल है। अच्छा, यहाँ पे हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करने वाले हैं ओरिजिन ऑफ आर्थ्रोपोड के हवाले से। तो वो कहते हैं कि अगर आप ओरिजिन की बात करते हैं तो ये ऐसा माना जाता है कि जो आर्थ्रोपोड और एनुलिड्स हैं उनका कॉमन जो है ओरिजिन है। जैसे हमने पहले भी बात की थी कि इनमें कुछ चीज़ें कॉमन हैं जो मैंने आपको बताई, कि एक तो इनकी जो है ना सीलोम जो है वो वाली बात कॉमन है, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि बॉडी इनकी मेरिकली सेगमेंटेड है, ठीक है। और तीसरी बात हमने क्यूटिकल की भी की थी, क्यूटिकल है। और फोर्थ यहाँ पे पॉइंट है कि इनके पास अपेंडेजेस मौजूद होती हैं। तो ये 4 पॉइंट आपने बड़े याद रखने हैं कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट ओरिजिन ऑफ आर्थ्रोपोड और सिमिलैरिटी विद एनालिड के लिए। इसके अलावा हम कहते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो इंसेक्ट को इतना ज़्यादा मतलब व्हाट आर द सीक्रेट्स ऑफ इंसेक्ट सक्सेस, यानी इंसेक्ट्स जो होते हैं ना ये क्यों पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। यानी कौन सी ऐसी चीज़ है कि इनको इतना ज़्यादा वैरायटी मिलती है, क्योंकि जितने भी इनवर्टिब्रेट्स हैं ना उनमें जो आर्थ्रोपोड्स हैं ये बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। ये आपको फ्रेश वाटर स्पीशीज़ में मिलेंगे, मैरीन में भी मिलेंगे, आपको हर तरह के हैबिटेट, गर्मी सर्दी हर जगह मिलते हैं, हर एरिया में। तो ऐसा माना जाता है, जैसे हम कहते हैं नंबर 1, द बॉडी प्लान इज़ मॉडिफाइड एंड स्पेशलाइज्ड इज सो मेनी वे दैट इंसेक्ट हैव बीन टू अडेप्ट नंबर ऑफ वैरायटी स्टाइल्स। वही बात है कि इनकी बॉडी इतनी एबल होती है कि ये हर तरह का लाइफस्टाइल बर्दाश्त कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे एबिलिटी टू फ्लाई, इसके अलावा प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, जैसे बॉडी कवर्ड है क्यूटिन के साथ, ऊपर क्यूटिन की पूरी एक्सोस्केलेटन की फॉर्म में कवरिंग है, मिमिक्री कर सकते हैं, यानी ये देखने में एक जैसे लगते हैं। कुछ स्पीशीज़ जहरीली होती हैं, कुछ नहीं होती, लेकिन देखने में काफ़ी ये अट्रैक्टिव कलर्स की वजह से ना तो ये खौफनाक लगते हैं, यानी ऐसे लगता है कि शायद ये नुकसान कर सकते हैं। और यही चीज़ इनके लिए प्रोटेक्टिव कलरेशन में भी आ जाती है। ये एग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं, जैसे वो स्टिंग वगैरह मार जाती हैं। हनी बीज जो है भीड़ जो है ये काट जाती है। लार्वा और पीपा, इनमें बिल्कुल भी कोई कंपटीशन नहीं है फूड या हैबिटाट के हवाले से। जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी ग्रास हॉपर की, कि इसका लार्वा छोटे छोटे वॉर्म्स वगैरह को खाता है और कीड़े मकोड़ों को, पतंगों को खाता है, लेकिन इसका जो ग्रास हॉपर है जो एडल्ट है तो वो लीव्स पर सर्वाइव करता है। तो इस तरह से जो ना ये चीज़ें कोई कंपटीशन ना होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं। अभी आप यहीं पे देख लें कि ये आपको जो स्पाइडर नज़र आ रही है तो 110% चांसेस हैं कि ये ख़राब होगी इन दैट सेंस कि मतलब ये नुकसान करेगी, ये काटेगी या किसी ना किसी किस्म की कोई इन्फेक्शन क्रिएट करती है। काफ़ी स्वेयर किस्म की एलर्जीज़ और इन्फेक्शन होती हैं स्पाइडर के काटने से। तो यही इनके जो ये कलर होते हैं ना, आपने एक बात याद रखनी है कि एनिमल्स में, सारे एनिमल किंगडम की मैं बात करी, और ख़ासकर जो है ना जो इंसेक्ट होते हैं उनमें जो ब्राइट कलर्स होते हैं ना, इसी तरह के जो पैटर्न्स होते हैं, स्पेशली जिनमें ब्लैक कलर ज़्यादा हो, जिनमें येलो कलर ज़्यादा हो, रेड और ऑरेंज कलर ज़्यादा हो, और ब्लू कलर, ये 5 कलर अगर उस एनिमल में या उस इंसेक्ट वगैरह के अंदर हैं तो वो जहरीला होगा, वो नुकसान करेगा। चाहे आप स्नेक्स में देख लें, चाहे आप एम्फीबियंस में देख लें, चाहे आप जो है ना बर्ड्स में देख लें, मतलब वो नुकसान करते हैं, एग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं। चाहे आप जो है ना किसी भी ऑर्गेनिज्म में देख लें, जैसे आगे हम फ्रॉग पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगी उसमें अफ्रीकन डार्ट फ्रॉग है, वो
प्योर ब्लू कलर की होती है, रॉयल ब्लू कलर की, और ब्लैक डॉट्स होते हैं पूरी बॉडी के ऊपर, और वो बहुत जहरीली होती है। इसी वजह से वो ब्लू कलर की शो होती है, क्योंकि वो उसमें ना जहर बहुत ज़्यादा होता है। तो मतलब ये इन स्पीशीज़ की में ना एक ख़ास किस्म का फ़ीचर है, इसीलिए उसने पीछे कहा है कि मिमिक्री की वजह से इनको प्रोटेक्टिव कलरेशन मिल जाती है। इसी को बोलते हैं प्रोटेक्टिव कलरेशन। इससे अंडरस्टूड हो जाता है कि ये नुकसान करेंगी। दैट वाज अबाउट टुडेज़ लेक्चर बेटा, एंड आई होप कि आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अपनी फ्लो शीट ज़रूर बना के प्रैक्टिस करनी है, तभी ये चैप्टर आपको बहुत अच्छा याद हो जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट एंड स्टे ट्यून टू द चैनल।